अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक अगेन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। तो बेटा आज हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर किसके मुतालिक, स्विक्स क्लास 8। यहाँ पर बेटा आज हमने कोशिश की है कवर करने की उन सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की। इसका बेटा यहाँ पर पॉलिटिकल भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा और ज्योग्राफी भी आएगा। ठीक है, तो आपके जो भी खदशात थे वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होंगे। ठीक है, और लास्ट पर हम लेके आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एनालिसिस और उनके आंसर्स विद और आंसर राइटिंग पे भी इंशाल्लाह रहमान आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज किसके, क्लास 8 स्विक्स के। ठीक है चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बेटा चलिए वन बाय वन क्वेश्चन, पहले चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर बेटा व्हाई वी नीड पार्लियामेंट, मार्जिनलाइजेशन और लास्ट पर पब्लिक फैसिलिटीज या अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हर एक चैप्टर से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को क्या किया है बेटा, चुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन कंटेन्स, एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसमें बेटा दोनों होते हैं। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्या, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, रूल्स भी होते हैं और लॉज भी होते हैं। रिमेंबर, तो यहां पर आंसर हमारा क्या बनेगा, पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसमें सी पार्ट हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आंसर, सी पार्ट। तो चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, व्हाट रेफर्स टू अ गोल और प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म। क्या व्हाट रेफर्स टू गोल, हाँ गोल और प्रिंसिपल जो सबसे एक्सीलेंट होगा, एक परफेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेटा आर्बिट्री नहीं, ठीक है, आइडियल, इसको जरा कुछ देर के लिए रखते हैं, पॉलिटी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बेटा यहां पर सही आएगा प्रिंसिपल, गोल, आइडियल होना चाहिए। हाँ चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बाय विच टाइम हैड द नेशनलिस्ट मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम। अच्छा, नेशनलिस्ट मूवमेंट ने कब मोमेंटम हासिल किया था, याद रखिएगा बेटा अर्ली 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी। पहले जानेंगे 20th सेंचुरी कब से शुरू होती है, 1901 से स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी। हाँ 1801 से स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी, 1701 से स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी। याद रखिएगा यहां पर भी नहीं, 1901 से बेटा, क्योंकि उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी आवाजें सामने देखने को मिली, कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज देखने को मिली, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हमारा यहां आंसर बनेगा बाय द 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसने क्या किया, मोमेंटम हासिल किया, स्पीड ली। चलिए बेटा, व्हेन डिड द किंग ऑफ नेपाल फाइनली टेक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, कब नेपाल के किंग ने एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टेक ओवर किया, सबकत हासिल की, चार्ज लिया। तो बेटा कब, फरवरी 2002 में नहीं, फरवरी 2005 में, हाँ बेटा फरवरी 2005, 2007 में भी नहीं, अप्रैल 2003 में भी नहीं, फेब 2005 में किंग ऑफ नेपाल ने फाइनली टेक ओवर किया एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन सब्जेक्ट यानी किन मसलों पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो बेटा याद रखिएगा इंडिया एक फेडरल कंट्री है और इस फेडरल कंट्री ने क्या किया है, इस फेडरल ये जो फेडरलिज्म है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो फेडरल कंट्री होने के नाते इसने क्या किया है, तीन तरह के लिस्ट, तीन तरह के सब्जेक्ट, तीन तरह के क्या रखे हैं, सब्जेक्ट्स रखे हैं या बेटा लिस्ट रखे। एक को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को हम बेटा कहते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को हम कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। याद रखिएगा कितने लिस्ट है, तीन लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट यानी नेशनल लेवल पर जो नेशनल कंसर्न्स होंगे उनमें खाली हम नेशनल लॉज रखेंगे, फिर स्टेट के लॉज होंगे, स्टेट जिन मसलों पे कानून बना सकता है, और फिर कनकरेंट जिस पर दोनों बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, और फिर एक और आता है रेजिड्यूरी। ठीक है, वो किसके पास रहता है, रेजिड्यूरी रहता है हमेशा किसके पास, सेंटर के पास। तो याद रखिएगा बेटा होल्डिंग टुगेदर में हमेशा सेंटर पावरफुल होती है, क्योंकि यहां पर 98 या हम कहेंगे 100 के करीब जो कानून है, 100 के करीब जो मसले उन पर यूनियन कानून बना सकती है। 50 से अबो, ठीक है, 60 के करीब यहां पर बेटा स्टेट को हक दिया गया है कानून बनाने का। और बेटा आप इसी तरीके से फिर आप कंकरेंट में भी देखो, रेजिड्यूरी में भी देखो, मगर सेंटर ने अपने पास ज्यादा सब्जेक्ट्स को रखा है। तो यहां पर कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है, वो रूल बनाएंगे ऑन सब्जेक्ट ऑफ, अब स्टेट का मसला है हाँ एशियन
याद रखिएगा, एशियन नहीं, नेशनल कंसर्न नहीं, स्टेट के पास तो है ही नहीं, एशिया तो पूरा कॉन्टिनेंट है, इनमें दोनों नहीं, इनमें कोई नहीं, नहीं बेटा, इनमें किसी पर भी नहीं। स्टेट खाली और खाली स्टेट मैटर्स पर ही, अब स्टेट किस पर बना सकता है, लोकल प्रोविजनल लेवल पर बना सकता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज अ रोल टू प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, हाँ याद रखिएगा बेटा, हु हैज रोल टू प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, उसके अंडर इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, तो किसको दे सकती, हु हैज रोल, किसका रोल बनता है, प्ले इंफॉर्मेशन, रोल टू प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या ऑल द एडल्ट इंडियन, जरा आगे चल के देखते हैं किसको दे सकता है, खाली मर्दों को नहीं, क्योंकि इंडिया में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ यहां पर होगा इक्वालिटी, जब इक्वालिटी है तो बोथ मेल फीमेल की बात आएगी, और जब भी वोट की बात आएगी तो एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात आएगी, तो बेटा एज ऑफ 18 का मसला सामने आएगा। हाँ, तो यहां पर ऑल चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रंस को तो हक ही नहीं, चिल्ड्रन 40 तक आते हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं है, तो बेटा पहला होगा ऑल द एडल्ट इंडियंस, जितने भी एडल्ट इंडियंस होंगे, यानी जो भी 18 साल के होंगे उनको वो हक रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी वो वोट डालने का हक रखते हैं, वो वोट डालने का ही नहीं हक रखते हैं, बल्कि बेटा उन्हें वोट देने का हक भी, वोट डालने का हक, इंफॉर्मेशन जानने का हक, हर वो बहुत सारे हुकूक रखते हैं। चलिए आगे, व्हाट काइंड ऑफ रोल डू सिटीजंस ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए क्या है उनका रोल, क्या है, एक सिटीजन का रोल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रोल डू सिटीजन ऑफ इंडिया प्ले, सिटीजन ऑफ इंडिया कैसा रोल प्ले करते हैं जब एक रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट रोल है, नो रोल है, या डायरेक्ट रोल है, या सबमिसिव रोल है, नहीं बेटा सबमिसिव भी नहीं है, इनडायरेक्ट रोल भी नहीं है, नो रोल, कोई रोल ही नहीं है, नहीं बेटा इसका डायरेक्ट रोल बनता है, रिमेंबर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट रोल बनता है। कैसे डायरेक्ट रोल बनता है, क्योंकि डायरेक्ट लोकसभा में आप एग्जीक्यूटिव को चुन रहे हो ना, तो जिन लोगों को आप चुन रहे हो यही फिर कल प्रेसिडेंट को चुनेंगे, यही गवर्नमेंट बनाएंगे, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा बंदा चुन के भेज रहे हो, ठीक है, क्वालिफाइड हो, वो सही इंसान हो, क्रिमिनल ना हो, हाँ वो लोगों की बात सुनने वाला हो, कोई जाबिर ना हो, कोई जालिम ना हो, तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, यहां पर रोल लोगों का है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलेंगे, तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, सोवर्न हुआ, ठीक है, आइडियल हुआ, पॉलिटी हुआ, ट्रैफिकिंग हुआ, नहीं ट्रैफिकिंग भी नहीं है, पॉलिटी भी नहीं है, आइडियल भी नहीं है, तो हमारा ए आंसर सही बनेगा, वो है सोवर्न। हाँ याद रखिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन फैक्ट्री, व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। तो बेटा जो भी 14 साल की उम्र से 14 साल तक का बच्चा फैक्ट्री में काम करे तो चाइल्ड लेबर कहलाएगा। चाइल्ड लेबर फ्रीडम टू एजुकेशन नहीं, चाइल्ड लेबर, हाँ भाई हाँ चाइल्ड लेबर ही कहलाएगा। हाँ इस फैक्ट्री को ताला लग सकता है, ये इलीगल है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स। इनमें फंडामेंटल राइट्स कौन है, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट है। तो बेटा क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा। हाँ फंडामेंटल राइट्स कहां से आते हैं, आर्टिकल 12 से। चलो बेटा आगे चलेंगे, ठीक है, आर्टिकल 12 से बेटा हाँ 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हमारे पास है। चलिए सेक्युलरिज्म मीन, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म का सीधे सीधे मतलब है कि स्टेट डज नॉट इंटरफियर इन रिलीजन, और रिलीजन और जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग है। तो सीधी सीधी बात यहां पर कही गई है, वन रिलीजन नहीं बेटा, नो रिलीजन, या बोथ रिलीजन नहीं बेटा, नो रिलीजन। असल में इसका मतलब होगा नो रिलीजन। हाँ स्टेट डज नॉट इंटरफियर और प्रोपिगेट एनी रिलीजन, यानी स्टेट किसी भी क्या नहीं करेगी, स्टेट डज नॉट, हाँ ये क्या नहीं करेगी, डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। तो सीधा सीधा यहां पर हमारा बी आंसर बनेगा, नो रिलीजन इसका मतलब है, यानी सी भी हमारा आंसर नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलो आगे मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री नहीं था, इंदिरा गांधी नहीं थी, गोल जारी लाल नंदा नहीं थे, तो बेटा कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट
फर्स्ट फ्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फ्री इंडिया प्राइम मिनिस्टर। चलिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेएम्बल? प्रेएम्बल क्या है? प्रीफेस है ना, फेस है बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सेक्युलरिज्म भी कहा गया है, जिसमें सोशलिस्ट भी कहा गया है, डेमोक्रेट भी कहा गया है, यानी जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है उन सबको एक फेस दिया गया है, वो प्रेएम्बल है, प्रेएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहा गया स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, हाँ स्टेट ये कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्शन, नहीं, ये इलेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं कहता, प्रेसिडेंट के बारे में भी कुछ नहीं कहता। स्टेट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सही सही है, क्या मकसद है? सी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, सी पार्ट यहां पर बेटा क्लियर आंसर है, सी पार्ट। क्यों ये कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? नहीं भाई, सी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है, कॉन्स्टिट्यूशन के मकसद को दोहराता है कौन? प्रीएम्बल, ठीक है, ये फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस, प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, वो ऑफिस को कितने सालों के लिए लेते हैं या कितने सालों के लिए आते हैं? 6 सालों के लिए? नहीं, 6 साल तो बेटा राज्यसभा के हैं, ठीक है, 5 साल लोकसभा के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो बेटा 4 साल नहीं, 7 साल नहीं, तो 5 साल हमारा सही आंसर बनेगा, बी पार्ट। प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए इंडिया में चुने जाते हैं, रिमेंबर, ठीक है। चले आगे, जरा मुझे बेटा बताइए, लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए, लोकसभा में 5 सालों के लिए, ठीक है, स्टेट इलेक्शन 5 सालों के लिए। चलो आगे, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, जो प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज है, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज में बेटा एमपीज आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज से, ठीक। अब इतना टाइम नहीं है, वरना मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता कि कहां से कितने वोट पड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर एमपीज आते हैं, मेंबर, एमएलएज आते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, नहीं बेटा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर्स, डी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के, एमएलएज, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? वही सारे बनेंगे, वही प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं। डायरेक्ट जो चुना जाता है वो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा। अभी जो अगले साल होने वाला, इस साल जो इलेक्शन होने वाला है, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रेफर्ड टू, अगर बेटा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई मसला, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो किसके पास? तो बेटा जो भी, हाँ, नेशनल लेवल के मसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हल होंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हल जाएंगे, अपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं कर सकता, पार्लियामेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता, वाइस प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट बेटा अथॉरिटी रखता है। तो पार्ट सी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, वो किसको अपना रेजिग्नेशन भेजेगा? ना तो बेटा वाइस प्रेसिडेंट को भेजेगा, ना चीफ मिनिस्टर को, ना लोकसभा स्पीकर को, किसको? प्राइम मिनिस्टर को, याद रखिएगा, ए पार्ट यहां पर सही आंसर बनेगा। चलो बेटा, पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में बेटा प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है? वो हेड ऑफ द स्टेट है भाई, तो हेड एग्जीक्यूटिव है, याद रखिएगा। हाँ, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि बेटा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जीक्यूटिव के मुतालिक, तो हमें एग्जीक्यूटिव से ही जवाब देना है। यहां पर दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बेटा, याद रखिएगा। हेड ऑफ द पार्टी पावर नहीं, हमारा बी सी डी बिल्कुल नहीं है, ए सही आंसर बनेगा, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। ईवीएम पहली बार फर्स्ट टाइम यूज हुई थी कब? 2007 में नहीं, 2004 में, 2003 में भी नहीं होती, 1990 में बेटा, 2004 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखिएगा। ईवीएम का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखिएगा ईवीएम। हाँ, इस पर बहुत बवाल भी उठा है बहुत बार। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन? तो बेटा राइट टू वोट, वोट डालने का हक, हाँ याद रखिएगा। तो ए पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, ना तो फ्रीडम है, ना इक्वालिटी है, ना फ्रीडम है। चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास कितने हाउसेस है? 2 हाउस। इंडियन हाउस कौन सा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है मेरा बेटा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है बाई कैमरल, क्या है? बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? जिसके 2 हाउसेस होंगे, एक तो होगा राज्यसभा, रिमेंबर क्या होगा? राज्यसभा, एक होगा लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। इसमें कितने होते हैं? प्रेजेंट की बात करेंगे 245 में से 12 क्या होंगे? 12 नॉमिनेटेड होंगे, और बेटा 233 क्या होंगे? ये इलेक्टेड होंगे। और बेटा लोकसभा की बात करेंगे, जो पहले क्या होते थे 545, असल स्ट्रेंथ क्या है? 555 तक है, ठीक है, बट प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट 545 थे। हाँ, इसके पीछे रीजन है, और उसमें से भी क्या है 245
545 में से क्या है, 543 इलेक्टेड है। कहां से, वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जरिए, और 2 नॉमिनेटेड थे। अब ये 2 नहीं है, बट बेटा आप बुक्स में इसको मेंशन करोगे। तो ये जो 545 है बेटा, इनमें से 543 कहां से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, और उन हिस्सों से एक एक पार्लियामेंट मेंबर आता है लोकसभा के लिए, और वो आता है डायरेक्ट इलेक्शन से, और डायरेक्ट इलेक्शन से ही एग्जीक्यूटिव आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है। चलिए, तो अब जरा आप खुद बताइए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज कितने हाउसेस है, 2। अब सीधा आंसर मिल गया ना, 6 नहीं, 7 नहीं, 3 नहीं, 2 हाउसेस है, याद रखिएगा। तो ए पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए बेटा, हाँ, लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, राज्यसभा को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, नहीं। हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, नहीं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। हमारा सी आंसर सही जाएगा, डी नहीं है। चलिए, सी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ पीपल इज, हाउस ऑफ पीपल कौन होता है, विधानसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, राज्यसभा हैज, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, अभी मैंने कहा 245, 250 असल स्ट्रेंथ थी, बट प्रेजेंट की बात हो रही है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। चलो मेरा बेटा नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट से हम डिस्कस कर रहे हैं। लोकसभा कंटेन्स, लोकसभा में कितने होते हैं, 545 बेटा, सी हमारा सही आंसर जाएगा, अभी हमने वो डिस्कस किया था। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। पिछले दिनों जो क्वेश्चन रखा गया था आपके मॉडल पेपर में, 12 है, यहां पर ना तो 10 है, ना 15 है, ना 20 है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया टोटल 245 के 2 हिस्से करो, यानी बेटा 233 इलेक्टेड स्टेट से 2 और बेटा 12 नॉमिनेटेड, ठीक हो गया मसला क्लियर यहां पर। तो बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा। अभी हमने बेटा बताया कितने लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में प्रेसिडेंट के जरिए नॉमिनेट होते हैं, कितने, 2। कहां पर, लोकसभा में। चलिए, और वो कौन है, वो थे एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस वो लोग, वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान में ही बस गए, ठीक है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन पूछा गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज क्या, डैश लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये बेटा सबसे बड़ा, अपेक सुप्रीम, सबसे बड़ा, लॉ तोड़ भी सकता है, लॉ बना भी सकता है। तो मिडेस्ट नहीं है, हाँ, सुप्रीम देखेंगे, लोवेस्ट भी नहीं है, सब भी नहीं है, तो सुप्रीम है, याद रखिएगा, बी पार्ट सही आंसर बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट, द लोकसभा इज इलेक्टेड आफ्टर, कितने सालों के बाद बेटा, 5 सालों के बाद। अभी हमने कहा था लोकसभा हर 5 सालों के बाद इलेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड लोकसभा इलेक्शंस कब हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1970 में, 1973 में नहीं हुआ था, 1962 को हेल्ड रखते हैं, 1966 में, 1970 नहीं बेटा, 1962, बी आंसर हमारा सही बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आता है। तो इसने कहा है 1% to पार्लियामेंट, 2% टू पार्लियामेंट, 3% टू पार्लियामेंट, 4%, यानी बेटा डी भी नहीं, सी भी नहीं, बी भी नहीं, तो ए है, ए हमारा सही आंसर बनेगा। रिमेंबर क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन, कब हुआ था, अभी हमने कहा बेटा 1962। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एन ऑफेंस, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस से बेटा ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, क्या पूछते हैं, व्हाट इज एन ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है। एक्टेड डिफाइंस एज रिलीफ, नहीं, यानी ए हमारा नहीं है। एक्ट डिफाइंस एज अ पनिशमेंट, नहीं। एक्ट डिफाइंस एज अ क्राइम, हाँ, जो एक्ट, जो बात, जो खबर, जो हरकत क्राइम को दिखाती है, तो बेटा सी हमारा सही आंसर बनेगा, डी भी नहीं है, तो सी पार्ट हमारा सही आंसर यहां पर बनेगा। क्या, एक्ट जो क्राइम को डिफाइन करता है उसी को ऑफेंस कहते हैं, जुर्म। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स जो होते हैं ना, जिसमें बेटा पुलिस है, जज है, डिफेंस लॉयर है, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं जो ऑफेंस लेता है वो है, तो उनमें कौन, इनमें से ये जो दिया गया है ना ABCD, इनमें से बताइए कि ये 4 प्लेयर्स इनमें नहीं है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो जिसका हमने नहीं रखा है, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज, डिफेंस लॉयर, ठीक है, तो वो 4 उनमें, उनको क्या कहते हैं, 4 प्लेयर्स। तो यहां पर विलेज नहीं है, ए है, याद रखिए, किसने कहा है, नॉट मेंशन। ए है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जज भी है, डिफेंस लॉयर भी है, यानी बी
हमारा सही आंसर बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट पूछा गया है विच टाइप ऑफ एडवोकेट प्लीड्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन की तरफ से कौन लड़ता है, कौन बात रखता है? तो बेटा याद रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं रखता है, डिफेंस लॉयर उसको कहते हैं, जज भी नहीं और डी भी नहीं, यानी बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। व्हाट टर्म रेफर्स टू पर्सन हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट फॉर अ क्राइम। ट्राइड बाय अ कोर्ट यानी पेशी किसकी लगती है? कोर्ट में। हाँ, यानी जो एक्यूज्ड, जिस पर जुर्म, जिस पर इल्जाम लगा हो। याद रखिएगा, एक्यूज्ड का मतलब होता है मुलजिम। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? मुलजिम, जिस पर इल्जाम लगा हो। तो एक्यूज्ड आएगा ना, लॉयर पे तो नहीं लगेगा, डिटेंशन नहीं लगेगा, फेयर ट्रायल तो है ही नहीं, ठीक है। तो ए हमारा सही आंसर बनेगा, रिमेंबर, याद रखिएगा मेरा बेटा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट रेफर्स टू एन एक्ट दैट द लॉ डिफाइन्स एज अ क्राइम। हाँ, कौन सी चीज, ठीक है, व्हाट एक्ट दैट द लॉ डिफाइन्स एज अ क्राइम। तो डिटेंशन नहीं बनेगा, ऑफेंस, विटनेस, ऑल ऑफ द अबव। डी भी नहीं है, विटनेस नहीं जो गवाही देगा, ऑफेंस जो खता एक्सेप्ट करेगा, यानी बेटा बी। तो बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन इन कोर्ट टू प्रोवाइड। अच्छा, जो फर्स्ट हैंड, फर्स्ट अकाउंट, जिसने देखा होगा कोई मसला हुआ है, कोई हरकत हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ही, शी हैज सीन, हर्ड, उसने देखा है, सुना है, ठीक है, यानी जो गवाह होगा। क्रिमिनल नहीं, ऑफेंस नहीं, विटनेस उसको कहते हैं। सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बेटा, कहा जाता है हु रजिस्टर द एफआईआर। कौन एफआईआर को रजिस्टर करेगा? पुलिस करेगी। तो फायरमैन तो नहीं करेगा, हाँ पुलिसमैन करेगा। पुलिसमैन यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये पुलिस दर्ज कर दे, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाँ, यानी सी भी नहीं, डी भी नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एट द सेंटर ऑफ थिंग, नहीं, सेंटर ऑफ द थिंग यानी ये एज पे होता है, याद रखिएगा, ऐसे, ठीक है, कोने पर, और धक्का दो बाहर हो जाएगा, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, यानी डी भी नहीं, सी भी नहीं, इसमें बी आएगा, फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड, ठीक है, जिनको बिल्कुल साइड लाइन किया जाए, जिनको साइड में रखा जाए, यानी बी हमारा यहां पर सही आंसर बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इन सोशल एनवायरमेंट मार्जिनलाइजेशन इज ड्यू टू, समाज में मार्जिनलाइजेशन किसकी वजह से होती है? डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से, हाँ, डिफरेंट रिलीजन की वजह से, हाँ, माइनॉरिटी की वजह से, हाँ, यानी डी, ऑल ऑफ दीज, यानी डी हमारा यहां पर सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। हाँ, चलिए बेटा, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज्ड। हमें रीजन बताइए क्यों मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को किया जाता है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉफिट? नहीं। हाँ, लेस मेजॉरिटी, यहां पर बेटा अकेले अगर ये होगा हम कहते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉफिट। हाँ सही है, गवर्नमेंट के प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट के नफा के लिए भी लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है। हाँ, अगर बेटा किसी जगह किसी चीज को, फॉर एग्जांपल कोई जमीन है जहां से मिनरल निकाला जा रहा है, तो गवर्नमेंट उस एरिया को बेचेगी, गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, ठीक है, वहां से जो पैसा होगा वो लोगों के लिए ही है, मगर एक तबका मुतासिर हो रहा है, यानी इसीलिए कहा हमने बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉफिट, यानी हमने कहा ये सही है। इसने कहा लेस मेजॉरिटी, हमने कहा ये भी सही है। इसने कहा बोथ ऑफ ए बी, तो आंसर सी आएगा ना, क्योंकि डी तो नहीं आएगा, सारे के सारे तो नहीं है ना, क्योंकि इसने कहा बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों सही है, तो सी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। हम इंशाल्लाह आंसर लिखेंगे क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आंसर लिखेंगे सी पार्ट। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर आदिवासी कौन होते हैं? ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट, असली रहने वालों को ही आदिवासी कहा जाता है। ये ट्राइबल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, कबीलों में रहना पसंद करते हैं, कबाइल रहते हैं, ग्रुप रहता है, ठीक है। बोथ एंड बी, सी हमारा सही आंसर बनेगा, नन ऑफ दीज तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो ये दोनों तीनों आते हैं, तो सी आएगा, आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा गया हाउ मेनी परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी? याद रखिएगा 8% है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे 8% का है। 6 बिल्कुल नहीं, 4 बिल्कुल नहीं, 10 बिल्कुल नहीं, तो ए पार्ट 8% सही है बेटा, यानी 8% मींस ए हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए मेरा बेटा आगे चलते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब इज टर्म यूज्ड फॉर, किन के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब यूज की गई है? शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब रिच नहीं, अमीरों के नहीं, आदिवासियों के लिए रखा गया है, बिलो पॉवर्टी के लिए भी नहीं, इसमें सब के लिए भी नहीं है। बी यहां पर सही आंसर बनेगा, बी पार्ट सही आंसर है।
ठीक है। आदिवासीज आर इन्वॉल्वड इन द वर्शिप, आदिवासी क्या करते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो अपने मुर्दों की, अपने अजदादों की पूजा करते हैं, अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। इसने कहा हिंदुइज्म नहीं, एंसेस्टर्स इसको रखते हैं। पहले देखते हैं इससे भी कोई क्लोज जवाब तो नहीं है, जो जीसस क्रिस्ट की यानी हजरत ईसा की नहीं, टेंपल की नहीं। तो बेटा ए हमारा यहां पर सही आंसर बनेगा, ए पार्ट यहां पर सही आंसर है, वो अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, आदिवासीज आर बिलीव्ड टू बी, आदिवासीज क्या है, एग्जॉटिक है, सही है, प्रिमिटिव भी है, बैकवर्ड भी है, यानी डी हमारा सही आंसर बनेगा। वो सारे बेचारे क्या है, पिछड़े हैं, हाँ, एग्जॉटिक, प्रिमिटिव। आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, 1835 ऑनवर्ड्स, 1835 ऑनवर्ड्स आदिवासीज फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज मूव्ड, ये हिंदुस्तान से, झारखंड से या बेटा झारखंड और बाकी एरिया से इंडिया के आदिवासीज हिंदुस्तान से भाग गए। हाँ, क्यों भागे या गए, कहां गए, मॉरिशस गए, कैरिबियन गए, ऑस्ट्रेलिया गए। हाँ बेटा, ये सारी जगहों पे गए, यानी यहां पर सही आंसर जाएगा। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच फैसिलिटी बिसाइड्स, यानी पब्लिक फैसिलिटीज, बेटा जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का, वहां से क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी बिसाइड्स, पब्लिक फैसिलिटीज की बात की गई है, लोगों की फैसिलिटीज, नेसेसरी फैसिलिटीज की बात की गई है। बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज, हमें बताइए साफ पानी के बगैर कौन सी ऐसी सहूलियत है, हाँ, कौन सी फैसिलिटी है जो बीमारियां जो है ना, जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जो पानी से होने वाली बीमारी है, उनसे प्रिवेंट कर सकेगी। तो कौन सी है, सैनिटेशन सही है, ट्रांसपोर्ट नहीं, रोड नहीं, डी नहीं, तो ए हमारा सही आंसर बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है, वेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट गेट फंड्स, गवर्नमेंट को कहां कहां से फंड्स मिलते हैं, वो पब्लिक फैसिलिटी देती है। इनकम टैक्स से, बराबर बेटा, फाइनेंस कलेक्ट करती है लोगों से, बाकी टैक्सेस कलेक्ट करती है, यानी ऑल ऑफ, यानी डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन है, एरोप्लेन नहीं, ये तो खास लोगों के लिए है, बोट, ये भी बेटा कुछ लोग यूज करते हैं, बस सबसे ज्यादा यूज करते हैं सी, यानी सी यहां पर सही आंसर बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी इन द स्कूल फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये पूछा गया है, इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटीज, इक्वालिटी, बेसिकली इक्विटी रेफर्स टू इक्वालिटी, राइट टू स्कूल, राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन सही है बेटा, ये फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। ठीक है, ये बेटा सी पार्ट हमारा यहां सही आंसर बनेगा, राइट टू एजुकेशन। नाउ कम ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कैरीज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, किसकी जिम्मेवारी है, हु कैरीज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, कौन किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, पब्लिक की नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है, डी भी नहीं, बी सी डी इनमें से कोई नहीं, ए सही आंसर जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच एरिया इन चेन्नई फेसेस सीवियर वाटर शॉर्टेज, किसको वाटर शॉर्टेज, किस एरिया को सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है, हाँ, मदपक्कम, मितलापुर, स्लम्स नियर सीधापट्टी, यानी बेटा सबसे ज्यादा, या डी, ना तो डी है, ना ए है, ना बी है, स्लम्स जो है ना बेटा उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो इसने कहा स्लम्स नियर सीधापट्टी। ठीक, तो हमारा सी यहां पर सही आंसर बनेगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन है, द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली, जो शॉर्टफॉल, जो पानी की कमी है ना, वो सबसे ज्यादा किनको फेस करनी पड़ती है, गरीबों को, अमीर तो खरीदेंगे, पॉलिटिशियंस को तो बेटा उनको भी मिलेगा, लॉयर्स को भी मिलेगा, पुअर यानी सबसे ज्यादा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इंपॉर्टेंट, सही है, पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, समवन मस्ट कैरी द रिस्पांसिबिलिटी, किसी को तो जिम्मेवारी उठानी है, ऑफ प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, फैसिलिटीज लोगों को, दिस समवन इज, ये समवन कौन है, गवर्नमेंट है बेटा, कोर्ट नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, जज नहीं है, सी, ए सही आंसर बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, रिमेंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट अनदर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर रिलेटेड, इनमें से वाटर रिलेटेड बीमारी कौन है, हाँ, प्लेग, आई फ्लू, कॉलरा, ऑल ऑफ दीज, प्लेग नहीं है, आई फ्लू नहीं है, ये कॉलरा है बेटा, याद रखिएगा, हाँ, डी बी नहीं, डी नहीं है, पिछले साल पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से बेटा एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज, कौन है, हाँ, एसेंशियल फैसिलिटीज सही है, नॉन एसेंशियल फैसिलिटीज नहीं बेटा, बोथ एंड भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ए हमारा सही आंसर बनेगा, एसेंशियल फैसिलिटीज, हेल्थ है, एजुकेशन है, याद रखिएगा, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज, जिनमें ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, फंडामेंटल ड्रिंकिंग वाटर क्या है बेटा, ड्रिंकिंग वाटर इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, हाँ, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, याद रखिएगा। आए हैं ज्योग्राफी क्लास 8 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर बेटा डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, चैप्टर नंबर
एक चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एक्टिविटीज, इनमें से प्राइमरी एक्टिविटीज कौन है। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अप्लाई करके इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जहां से हमें नफा आए, प्रॉफिट आए। एग्रीकल्चर भी बेटा प्राइमरी आती है, माइनिंग भी प्राइमरी आती है, फिशिंग भी प्राइमरी आती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स किसको कहते हैं। तो सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्क रियरिंग, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। कल्टीवेशन ऑफ यानी सिल्क रियरिंग को हम सेरिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर कहते हैं बेटा ग्रेप्स की, ग्रेप्स कल्टीवेशन को विटिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर कहते हैं फ्लावर्स और फ्लावर सीड्स को कल्टीवेट करना। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बेटा फ्रूट्स को कल्टीवेट करना। तो यहां पर बी सही आंसर बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था इंपॉर्टेंट इनपुट लाइक, जैसे हम बेटा सीड्स लगाएंगे, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, हाँ, ये सारा जब हम अप्लाई करेंगे तो इसे कौन सा सिस्टम कहेंगे। तो बेटा इसे सीधे सीधे कहेंगे बार्टर सिस्टम नहीं कहेंगे क्योंकि वो लेन देन का है, वाटर सिस्टम नहीं कहेंगे, फार्म सिस्टम कहेंगे। याद रखिएगा डी भी नहीं है, सी सही आंसर जाएगा, फार्म सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स इज नोन एज, जहां पर खाली अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा किया जाए वो बेटा इनमें सबसिस्टेंस है, मिक्सड है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो नहीं है, मिक्सड भी नहीं है, सबसिस्टेंस बेटा याद रखिएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग उसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये 3 बी सी डी नहीं, ए सही आंसर बनेगा। चलिए विच ऑफ दीज इज नॉट कमर्शियल फार्मिंग, इनमें कमर्शियल फार्मिंग कौन नहीं है। कमर्शियल ग्रेन, कमर्शियल फार्मिंग मिक्सड भी है, ऑर्गेनिक नहीं होती है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मिक्स कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। तो सी सही आंसर बनेगा, डी भी नहीं है, सी करेक्ट आंसर जाएगा। डैश इज ऑल्सो नोन एज पैडी, वीट को पैडी नहीं कहते, जवार को नहीं कहते, राइस को कहते हैं, याद रखिएगा, सी सही आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर रेज्ड इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कौन से क्रॉप्स बेटा, वीट और माइस, बेसिकली दोनों है, ठीक है, बोथ ऑफ दीज, याद रखिएगा, वीट एंड माइस, यानी बेटा वीट और माइस दोनों, बोथ ऑफ दीज यानी बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, इसका सही आंसर बनेगा सी। चलिए नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रबर प्लांटेशन फेमस है कहां पर। श्रीलंका में नहीं, ब्राजील में भी बेटा थोड़ा थोड़ा है, यूएसए में, बट मलेशिया में सबसे ज्यादा है, सी यहां पर भी हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन किनको कहते हैं, जवार को भी, बाजरा और रागी तीनों है, यानी डी सही आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कौन सी कंट्री इनमें सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करती है। पाकिस्तान नहीं करता है, मलेशिया नहीं करता है, इजिप्ट नहीं करता है, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, राइस का। विच टाइप ऑफ सॉइल, अच्छा ये वीट को कैसी सॉइल चाहिए, डेजर्ट सॉइल चाहिए, नहीं लूमी सॉइल चाहिए, याद रखिएगा, हाँ सैंडी सॉइल भी नहीं चाहिए, सैंडी उसमें होना चाहिए बट लूमी होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो बी यहां पर सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ दीज आर मिलेट्स, मिलेट्स कौन है, रागी और जवार दोनों बेटा, तो बोथ आएगा, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर जाएगा। विच फाइबर रिक्वायर्स फॉर ए फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी गर्मी के दिन चाहिए, कौन सा फाइबर है वो, कॉटन, जूट, नायलॉन, जूट को नहीं चाहिए, नायलॉन को नहीं चाहिए, डी भी नहीं है, तो ए हमारा सही आंसर बनेगा। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए कॉटन को, यानी बहुत हाज गर्मी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूजुअली प्रैक्टिस कमर्शियल एग्रीकल्चर, कौन सी कंट्रीज कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान। तो यूएसए कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस करता है, बड़े बड़े प्लॉट्स पे क्या करता है, फार्मिंग करता है, कमर्शियल फार्मिंग यानी मार्केट फार्मिंग करता है। नेम द कॉन्टिनेंट विच इज डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में, एशिया में बेटा याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी चैप्टर से आपको डेथ रेट और बर्थ रेट भी पूछा जा सकता है। डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट याद रखिएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। डेथ रेट 1000 लोगों में, मेल फीमेल्स में कितने लोगों की अमवात होती है, शरह अमवात, ठीक है। इसी तरीके से बर्थ रेट 1000 मेल फीमेल में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उसे बर्थ रेट कहते हैं, ठीक है। जरा देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, है तो बेटा पहले चाइना था बट इंडिया टेक ओवर कर चुका है। तो यहां पर आप बुक को फॉलो करोगे, बुक आपको कहेगी कि इंडिया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, याद रखिएगा, इंडिया हैज टेक ओवर द चाइना, नाउ इंडिया इज द नंबर 1 वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री, है ना, दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इस वक्त कौन है, इंडिया है। तो याद रखिएगा बेटा यहां पर
पॉपुलेटेड पहले चाइना था, अब इंडिया है, मगर यहां पर आप बुक को फॉलो करोगे, रिमेंबर, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अभी क्योंकि आपको पुराना डेटा अप्लाई करना है, तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। चलिए बेटा, आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज गेनड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन। वहां पर लोग काम करने जाते हैं, तो इन माइग्रेशन हुई। ईरान नहीं बेटा, बांग्लादेश नहीं, यूएसए सही आंसर बनेगा, न्यूजीलैंड भी नहीं है, तो सी आंसर बनेगा। हाँ, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज पॉपुलेशन कंपोजिशन टेल अस। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या बताती है? नंबर ऑफ मेल फीमेल्स, एज ग्रुप, पीपल बिलोंग टू, इनकम एंड हेल्थ ऑफ पीपल, या सब कुछ, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या बताती है हमें? पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें बताती है एज ग्रुप। हाँ, याद रखिएगा, ये मेल फीमेल्स नहीं दिखाती है, ये बताती है एज ग्रुप्स बिलोंगिंग टू, ठीक है। एज कंपोजिशन, इसमें मेल फीमेल्स भी आते हैं, एज कंपोजिशन में मेल फीमेल्स भी आते हैं, ठीक है। या बेटा मेल फीमेल्स के बगैर इसमें हम देखते हैं, इसमें इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं हमारे। इकोनॉमिक पहले आता है डिपेंडेंट ग्रुप, फिर आता है इंडिपेंडेंट ग्रुप, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप, फिर आता है बेटा हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप, ठीक है। चलिए, फिर कहा गया है विच इज द 5th पॉपुलस कंट्री। तो बेटा यूएसए नहीं है, ब्राजील भी नहीं, इंडोनेशिया भी नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान इज द 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हेन वाज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD कब बनाई गई थी? तो बेटा 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ HRD बनाई दी गई थी। 1985 में नहीं, 1987 में नहीं, 1988 में नहीं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइएंगुलर लुकिंग डायग्राम, यानी ग्राफ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ट्राइएंगुलर इस तरीके का बेटा आपको मिलेगा, पिरामिड कहते हैं उसको, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड हमें पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, डेथ रेट ज्यादा है या बर्थ रेट ज्यादा है। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ये एक ट्राइएंगुलर डायग्राम होता है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन ट्राइएंगल नहीं है, पॉपुलेशन क्रॉस सेक्शन नहीं है, पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डी भी नहीं है, तो यहां पर सी हमारा सही आंसर बनेगा। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 380 नहीं है, 381 नहीं है, 383 भी नहीं है, 382 है अकॉर्डिंग टू बुक, ये अब बढ़ चुकी है। नेम द कंट्री एक्सपीरियंस लो बर्थ एंड लो डेथ। कौन सी कंट्री है जहां पर डेथ भी कंट्रोल है और बर्थ भी कंट्रोल है? यूनाइटेड किंगडम नहीं है, इंडिया में हाई बर्थ रेट है, कीनिया नहीं है, याद रखिएगा बेटा ये जापान है, ठीक है। डी यहां पर सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन 1804 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन, इन 1959 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन। याद रखिएगा 1804 से 1959 यानी 150 साल में, 150 साल में कितनी दुनिया की पॉपुलेशन बन जाती है? 3 बिलियन। दिस इज ऑफन एज, इसे हम क्या कह सकते हैं? ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? याद रखिएगा इस यहां पर आपको बोथ ABC भी आ सकते हैं, A एंड B, ठीक है। मगर बेटा इट इज नॉट पॉपुलेशन, इट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब दुनिया की आबादी तेजी के साथ बढ़ेगी, ठीक है, तो 3 गुना बढ़ेगी। 1 बिलियन से 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, ठीक है, इन 1859। और आप देखिए 150 साल में दुनिया की आबादी 3 बिलियन बढ़ गई, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही कहलाएगा। हाँ, अभी बेटा याद रखिएगा, विच कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड लॉस इन पॉपुलेशन। कौन सी कंट्री है जहां से लोग निकलते हैं और दूसरी कंट्रियों में जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से नहीं होता ऐसा, जर्मनी डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है, ठीक है। तो वैसी कंट्री जो लेस डेवलप्ड हो, वहां से लोग जाएंगे दूसरी जगहों पर काम करने के लिए, आउट माइग्रेशन। तो सूडान ऐसी कंट्री है जो मुसीबत से गिरी पड़ी है, ए यहां पर सही आंसर बनेगा। अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज ऑफिशियली काउंटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज। तो बेटा याद रखिएगा एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कौन कैलकुलेट करता है? वो पॉपुलेशन कौन बेटा गिनता है? वो कार्टोग्राफी नहीं है, कार्टोग्राफी इज अ मैप मेकिंग, डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस इज बेटा वो शेयर मार्केट को कहते हैं, ठीक है। तो बेटा सेंसस ए हमारा सही आंसर बनेगा, सेंसस। रिमेंबर सेंसस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज। पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है ना बेटा पर पर्सन, पूरी दुनिया में 40 नहीं है, 50, 42 भी नहीं है, 45 भी नहीं है बेटा, 51 है, याद रखिएगा 51%, यानी बी यहां पर सही आंसर बनेगा। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया में कहां पर डाला गया था? वो टिस्को था बेटा, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन झारखंड में डाला गया था, सी यहां पर सही आंसर बनेगा।
फिर कहा गया सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी इकोनॉमिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर टर्शियरी एक्टिविटी, डी तो आएगा नहीं, तो बेटा बी यहाँ पर जाएगा सही आंसर हमारा, ठीक है, इंडस्ट्रीज। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे बेटा दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स, एक नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स। याद रखिएगा जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल एंड नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर तो बेटा लेबर जियोग्राफिकल फैक्टर है, कैपिटल नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर है, लैंड जियोग्राफिकल फैक्टर है, रिवर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। बट बेटा ये एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, पानी जरूरत है, रिवर का होना इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, मगर रिवर इफेक्ट नहीं करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। पानी इवन वाटर करता है, ठीक है, वाटर का होना जरूरी है, वाटर इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ इंडस्ट्री, बट जब रिवर की लोकेशन होगी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन एलिमेंट्स का ना इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में, बट लोकेशन पर बेटा रिवर का इसने कहा ना नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इफेक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो याद रखिएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, इनमें नेचुरल फाइबर कौन है, नायलॉन नेचुरल नहीं है, जूट नेचुरल है, नेचुरल है ये नेचुरल नहीं है, या बेटा डी भी नहीं है, तो हमारा बी यानी जूट क्या है, नेचुरल है, ठीक है, हो गया क्लियर। इंडिया वॉज ग्लोरियस लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, किस चीज का, मिल्क का नहीं बेटा, कॉटन टेक्सटाइल का नहीं, तो जूट का ये बड़ा ही बड़ा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। बिफोर ब्रिटिश रूल बेटा कॉटन था, याद रखिएगा, बिफोर ब्रिटिश रूल कॉटन था, यानी दोनों यहां पर इंडिया अगर इस वक्त बात करेंगे तो जूट, और बेटा ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिश रूल से पहले कॉटन था, याद रखिएगा, ब्रिटिश रूल से पहले कॉटन, तो हमारा यहां पर बी सही आंसर बनेगा, ठीक है। चले आगे, यहां पर आंसर हमारा बी बनेगा, यानी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। चले आगे, मुस्लिन चिंटीज एंड कैलिकोस वाज द टाइप ऑफ, ये बेटा कॉटन के थे, हिस्ट्री से आप पूछ सकते हो, हिस्ट्री में ये चैप्टर पूछा गया है, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर तो है ही है, स्टील में भी नहीं आते हैं, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल याद रखिएगा, ये कॉटन टेक्सटाइल के टाइप्स है। हैंड वूवन कॉटन ये महंगा भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, यानी ये बेटा जाएगा डी, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट, ठीक है, यानी बेटा ट्रेडिशनल, जब हम देखेंगे ना तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बेटा ए बनेगा, ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी स्टील इंडस्ट्रियों का टेक्सटाइल के साथ कोई वास्ता नहीं है, डी तो होगा ही नहीं, जूट फैब्रिक्स ये भी नहीं है बेटा, ए हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है, विच रीजन प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो बेटा याद रखिएगा वो यूरोप है, और हमारे आंसर में भी यूरोप का दिया गया है, यानी जो सस्ता और अच्छा कपड़ा डेवलप करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वो बेटा यूरोप के शहर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस चीज़ को जन्म देता है, किस चीज़ को, यानी बेटा पुअरिटी को नहीं, पॉपुलेशन को नहीं, डेवलपमेंट को, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सी आंसर बनेगा, ऊपर भी सी ही आंसर बना था। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25, विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो बेटा स्टील को मेटल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा गया है, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज स्टील सिटी इन द यूएसए, तो बेटा न्यूयॉर्क नहीं है, डिट्रॉइट नहीं है, ओहियो नहीं है, पीटर्सबर्ग बेटा कहलाती है स्टील सिटी इन द यूएसए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश इज एग्जाम्पल ऑफ, एग्रो तो नहीं है, ठीक है, यानी बेटा फॉरेस्ट तो नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, तो मैरीन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश, फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, क्या कहलाएगा, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। असर्शन पूछा गया है, बेंगलोर हैज डेवलप्ड एज द, ये याद, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा, बेंगलोर हैज डेवलप्ड एज द मेजर आईटी सेंटर इन इंडिया, ये ट्रू है, ये सही है, ठीक है। The government of Karnataka was the first to pass and announce IT policy in 1992, ये भी सही है। ए पूछा गया assertion, इसका रीजन ये है, ठीक, ये दोनों सही है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ से बेटा एक पेयर उठाना होगा, ए इज फॉल्स, ए गलत है, आर ट्रू है, यानी बेटा ये तो नहीं आएगा, हाँ, ए इज ट्रू और इज फॉल्स ये भी नहीं आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। क्या क्या, बेंगलोर आईटी सेंटर इंडिया का, और कर्नाटका ने पहले आईटी पॉलिसी बनाई थी, फर्स्ट पास की थी, यानी यहाँ पर हमारा सी आंसर सही, सी पार्ट सही जाएगा, क्योंकि बेटा डी कहता है बोथ एंड आर फॉल्स, नहीं ये भी नहीं है, तो इसलिए सी हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है बेटा, हैंडीक्राफ्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग
during Sultan Zainul Abidin Badshah, during the rule of Sultan Zainul Abidin Badshah, याद रखिएगा बेटा, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के टाइम पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम दोनों क्या होते हैं, फ्लोरिश होते हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम दे आर बेसिकली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज़ अ लेबर इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बेटा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, दे आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। बोथ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम क्या है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। हाँ, दे आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ, फिर पूछा गया है टूरिज्म इज बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी। ट्रू, यस बेटा, टूरिज्म इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कारपेट इज ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, हाँ बेटा ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, इट इज ट्रू। रामबाग सिल्क फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 बाई रणबीर सिंह, इट इज ट्रू। फिर पूछा गया डैश पेट्रोनाइज्ड द हैंडीक्राफ्ट इन J&K, तो बेटा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह, जो हमने अभी कहा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह, ठीक है, उन्होंने ही पेट्रोनाइज किया जम्मू कश्मीर में, और मीर शमसुद्दीन अराकी अलैहिर्रहमा ने इसे इंट्रोड्यूस किया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये MCQ जियोग्राफी क्लास 8 का ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।